नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। मैंने फिजिक्स से एमएससी किया है और बीएड भी किया है। मैं अंश कोचिंग क्लासेज में फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। आज यूट्यूब पर हम आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की नई क्लास शुरू कर रहे हैं, क्लास 12th की। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको क्लास 12th की जो फिज़िक्स का सिलेबस है, होल सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक होंगे, किस पार्ट से होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। आइए हम देखते हैं। यह क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th के फिजिक्स में दो पार्ट हैं। एक को हम पार्ट 1 कहते हैं और दूसरा आपका पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अलग अलग फिजिक्स के टॉपिक हैं। पार्ट 1 में आपके जो अलग अलग टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक आपका है पहला वैद्युतिकी, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वैद्युतिकी में दो पार्ट है। एक आपका स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, जब आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं तब हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसका मतलब स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर अवस्था में होता है तब की कंडीशन में जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। दूसरा आपका है गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी में गतिक सबसे क्लियर है कि जब आवेश गतिमान अवस्था में होते हैं उस स्थिति में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। ये वैद्युतिकी का पहला पार्ट चैप्टर है, ये पहली यूनिट है। दूसरा यूनिट आपका आता है चुंबकत्व। यहाँ पर हम चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरीके से वैद्युतिकी में स्थिर और गतिक वैद्युतिकी था, उसी तरह चुंबकत्व में भी स्थिर और गतिक चुंबकत्व है। जैसे पहला टॉपिक आपका होगा स्थिर चुंबकत्व, दूसरा होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब विद्युत धारा में आवेश गतिमान होते हैं, अर्थात आवेश के गतिमान होने के कारण जो चुंबकीय प्रभाव या जो चुंबकत्व का गुण आता है उसे हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आप इसे गतिक चुंबकत्व भी कह सकते हो। तीसरा जो टॉपिक होता है आपका विद्युत चुंबकत्व। आप ऊपर वैद्युत अर्थात विद्युत एक अलग टॉपिक था, चुंबकत्व एक अलग टॉपिक था। बाद में ये वैद्युत और चुंबकत्व दोनों मिल करके एक नया टॉपिक बनता है जिसको हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अर्थात इसमें विद्युत और चुंबक दोनों की जो गुण होते हैं वो मिले हुए होते हैं। इनसे एक नए भौतिक विज्ञान की शाखा निकलती है जिसको हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं, मतलब विद्युत के द्वारा जो उनके अंदर चुंबकत्व का गुण आता है इसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। अगला जो टॉपिक होता है आपका वो होता है प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर हम अल्टरनेटिव करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ते हैं। ये था आपका फिजिक्स पार्ट 1 का होल सिलेबस। इसमें इतना ही आपको पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत ढेर सारी चीज़ें आएंगी जो इसके अंदर की बात है, वो जब हम शुरू करेंगे अलग अलग यूनिट तो उसमें हम विस्तार से इसको बताएंगे और पढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं फिजिक्स पार्ट 2 पर। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट 2 होता है, जिसके अंतर्गत पहली टॉपिक जो आती है प्रकाश की, ऑप्टिक्स। पहला टॉपिक क्या होता है, ऑप्टिक्स, प्रकाश की। प्रकाश की में भी दो पार्ट हैं। एक आपका किरण प्रकाश की है जिसको हम रेज ऑप्टिक्स कहते हैं, और दूसरा है तरंग प्रकाश की जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ये प्रकाश की में ये दोनों टॉपिक पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी में जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, और क्या कहते हैं कि परिक्षेपण हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ, ये सारी घटनाएं जो है हम किरण प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। और जो तरंग प्रकाशिकी है इसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, ये सारी घटनाएं हम तरंग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। दूसरा जो होता है प्रकाश की द्वैती प्रकृति एवं विकिरण। प्रकाश में दो प्रकृति होता है, इस चीज को हम प्रकाश की द्वैती प्रकृति एवं विकिरण में पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट होता है परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी।
जिसको हम आधुनिक भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। हम परमाणु और नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स भी हम कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि ये बेहद ही रोचक टॉपिक है। अगला जो टॉपिक होता है वो अर्धचालक भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहते हैं। इसमें हम अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें इसमें आपका होगा डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, एलईडी, सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें अर्धचालक भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। अगला होता है आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक आप इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा पूरा विश्व डिजिटल की ओर बढ़ गया है, हर चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। इसलिए आधुनिक अगर फिजिक्स में बात करें तो लॉजिक गेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो आगे चल करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक स्पेशल जो है टॉपिक बन जाता है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना है लॉजिक गेट के बारे में बस। तीसरा होता है संचार व्यवस्था, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम से आप भली बात जो है परिचित हैं। जैसा कि आप जानते हो मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल से बात करना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, मौसम का पूर्वानुमान, और क्या कहते हैं कि सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी का जो मैप होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनके बारे में हम संचार व्यवस्था में पढ़ते हैं, जो कि एक रोचक टॉपिक बनता है। हम लोग मोबाइल फ़ोन से या जो संचार व्यवस्था का जब उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में या हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये सब सिस्टम काम कैसे करता है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप संचार व्यवस्था में इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये आपका था फिजिक्स पार्ट 2 का टॉपिक, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो आपको जब फिजिक्स, चूँकि क्लास 12th में जब हम आते हैं, इंटरमीडिएट में 11th या 12th में, यहाँ फिजिक्स जो है एक ब्रॉड टॉपिक बन जाता है, एक ब्रॉड सिलेबस बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको 2 पार्ट में पहले बांट लें, जैसे 2 पार्ट में मैंने बांट लिया, 2 पार्ट में बांटने के बाद फिर हमने इसको 1 2 3 4 पार्ट 1 को 4 पार्ट में बांट लिया। अब पार्ट 1 2 पार्ट में बट गया, पार्ट 2 2 भाग में बट गया। इसी तरह हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया और फिर हम एक एक टॉपिक इसको पढ़ लेंगे। उसी तरह पार्ट 2 भी हम इसको अलग अलग पार्ट में बांट करके इसको हम थोड़े थोड़े टुकड़े में करके हम पूरे होल सिलेबस को आसानी से पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया, समझा दिया कि इसमें हमको क्या कैसे पढ़ना है। अब हम पहली टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है फिजिक्स पार्ट 1 का, वो है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको स्थिर वैद्युतिकी क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। बात आपको समझ में आई? फिर से आप सुनिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तब हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो पहला पार्ट होता है वो आपका है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश आपके पूरे ब्रह्मांड या इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ों का जो अस्तित्व है केवल वैद्युत आवेश के कारण है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत आवेश, और एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। इससे हमें
किसी ब्रह्मांड या किसी भी चीज़ की मूल संरचना के बारे में पता चलता है। अब हम वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसको पढ़ने से पहले हम आपको घर्षण वैद्युत के बारे में बताते हैं। घर्षण वैद्युत, घर्षण वैद्युत। अब यहाँ जो आपका घर्षण वैद्युत है, घर्षण वैद्युत, घर्षण वैद्युत में दो शब्द हैं, एक आपका घर्षण है और दूसरा आपका वैद्युत है। घर्षण का मतलब क्या है? घर्षण कब उत्पन्न होता है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण तभी उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है, घर्षण का मतलब है दो वस्तुओं का रगड़ना। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तभी घर्षण उत्पन्न होता है। दूसरा शब्द आपका क्या है? वैद्युत। वैद्युत का मतलब है वैद्युतमय होना, वैद्युतमय होना, अर्थात आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आना। इन दोनों शब्द से क्लियर होता है, घर्षण का मतलब दो वस्तुओं का रगड़ना, वैद्युत का मतलब है वैद्युतमय होना, अर्थात आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आना। अब इन दोनों शब्दों को जब मिला के हम बात करते हैं, किससे ये बात निकलती है, जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, अर्थात वे दोनों वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं और इसी को हम वैद्युतमय होना कहते हैं और इसी घटना को हम घर्षण वैद्युत कहते हैं। फिर से आप समझिए, घर्षण वैद्युत क्या है? जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे दोनों वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, इसी को घर्षण वैद्युत कहते हैं। इसको हम सिंपल उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे आप कांच की आप छड़ ले लीजिए। जब आप कांच की छड़ को ये आपका सिल्क है और ये आपका कांच का छड़ है। जब इस कांच के छड़ को सिल्क पर रगड़ते हैं तो कांच का छड़ जो है छोटी या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, अर्थात इस कांच के छड़ को सिल्क पर रगड़ने पर इनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, अर्थात ये वैद्युतमय हो जाते हैं। इसी तरह आप एक और समझिए, जैसे आप एगोनाइट की छड़ ले लीजिए। ये है आपका एगोनाइट की छड़। जब आप एगोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, ये आपका बिल्ली का खाल है, जब आप एगोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पे आप रगड़ते हैं तब इनके अंदर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसमें आकर्षण का गुण आता है, किसमें प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, लेकिन हाँ ये है कि ये या तो आकर्षित करने लगते हैं या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। किसमें आकर्षण का गुण आता है या किसमें प्रतिकर्षण का गुण आता है, ये बातें हम आगे करेंगे। इसी तरह और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे आप अपनी कंघी को बाल में लगड़िए और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए तो जो कंघी होती है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका कारण केवल ये है घर्षण वैद्युत। जब हम कंघी को बाल पे लगड़ते हैं तो घर्षण के कारण विद्युतमय हो जाता है और जब उसी कंघी को हम कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात हमने आपको बताया घर्षण वैद्युत के कारण। हमने आपको ये बात क्यों बताई? क्योंकि वैद्युत आवेश का जो क्रिएशन है, जो उत्पन्न होना है, वो घर्षण वैद्युत से ही है। इसलिए हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ने से पहले घर्षण वैद्युत के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के द्वारा ये चीज उत्पन्न होती है। अब हम आपको बताते हैं कि
जब इन दोनों जैसे कांच की छड़ और सिल्क, इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाता है, या एगोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को जब आप रगड़ा जाता है, रगड़ने के कारण ये विद्युतमय हो जाते हैं, अर्थात इसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। इसका कारण क्या है, हम आपको अब कारण के बारे में बताएंगे कि ये इसका कारण क्या है। कारण कि दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो वो विद्युतमय हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर क्या कहते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। उसका केवल यही कारण है कि जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इन वस्तुओं पर, जैसे कांच की छड़ और सिल्क है, तीन वस्तुओं पर आवेश होते हैं। जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो इनके आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है, अर्थात जैसे कांच की छड़ है, जब सिल्क पर आप रगड़ते हैं तो या तो कांच की छड़ से एक आवेश, कुछ आवेश सिल्क में चले जाते हैं, सिल्क के कुछ आवेश कांच की छड़ में आ जाते हैं, जिनके कारण इन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक में आवेश की अधिकता हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, दूसरे में आवेश की कमी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ही ये विद्युतमय हो जाते हैं, अर्थात इनके अंदर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। किसमें का आवेश किसमें जाता है, या किस पर जो है अधिक हो जाता है, या किस पर कमी हो जाती है, इसकी बात हम आगे विस्तार में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के कारण इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, और कारण में मैंने बताया कि ये गुण जो है आवेशों के स्थानांतरण के कारण होता है, अर्थात जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश क्रिएट होते हैं, लेकिन जो आवेश क्रिएट होते हैं वो स्थिर अवस्था में रहते हैं। इसीलिए आपको मैंने जो स्थिर वैद्युतिकी की बात कही, इसकी परिभाषा जो आपको सही परिभाषा निकल के आया घर्षण वैद्युत के द्वारा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, और ये आवेश स्थिर अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो आवेश उत्पन्न होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है, गतिमान अवस्था में नहीं रहता है, केवल वो घर्षण वैद्युत के कारण उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न होकर को स्थिर अवस्था में रहता है, इसीलिए हम इसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। हमने अभी आपको घर्षण वैद्युत के बारे में बताया, और घर्षण वैद्युत के कारण जो है आवेश उत्पन्न होते हैं। अब हम आप जो है वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करते हैं कि ये वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। बात समझ में आई? वैद्युत आवेश, मैं बताता हूं आपको, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। यही आवेश की परिभाषा है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है। ये किसी पदार्थ का मूल गुण है, कोई भी पदार्थ है उसका ये मूल गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। कहने का मतलब, अगर कोई पदार्थ है तो उसमें यह मूल गुण होता है जिसको हम आवेश कहते हैं, और इसी आवेश के कारण उसमें जो है वैद्युत बल कार्य करता है। इसकी परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। इसको हम अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं, अथवा करके इसको हम अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं। किसी पदार्थ का
वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं में वैद्युत तथा चुंबकीय बल, वैद्युत तथा चुंबकीय बल कार्य करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसकी परिभाषा को आप नोट्स में अगर लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो में सारी परिभाषाएं और डेरिवेशन को हम विस्तार से लिखेंगे। आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अथवा करके जो दूसरी परिभाषा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं में वैद्युत तथा चुंबकीय बल कार्य करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, चाहे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करो और चाहे आप कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करो। तो वैद्युत आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई, जहां N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आप फिर से समझिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं में वैद्युत तथा चुंबकीय बल कार्य करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर N इंटू ई, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्योंकि किसी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें असंख्य इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए उस पदार्थ में जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तथा जो E है एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम इसके बारे में और बात करते हैं। ये राशि कौन सी है? आवेश आपकी सदिश राशि। ये कौन सी राशि है? ये आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए होता है क्योंकि इसमें परिमाण का ज्ञान होता है परंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जो वैद्युत आवेश है ये अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? इसके मात्रक को आप समझ लीजिए। मात्रक, इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक कूलाम। कूलाम इसका मात्रक इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो संकल्पना है वो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसका जो मात्रक है वो कूलाम है। और इसका मान मैंने आपको बता भी दिया है, फिलहाल इसका एक बार फिर से मान देख लीजिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। यह पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ये आधा इलेक्ट्रॉन, एक चौथाई इलेक्ट्रॉन, एक तिहाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा संभव नहीं है। जैसे आप कहो कि ये आपका जो है क्या कहते हैं कि 1.6 का आधा या 0.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, इस तरीके से आप इसको नहीं कर सकते हो। आप इसको स्मॉल ई से लिख सकते हो। ये जब भी होगा 1e, ये पूर्ण संख्या के रूप में होगा। इसको आप जैसे 1e, 2e है तो इसको आप 2 गुणे ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, अर्थात इसको 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम लिख सकते हो। ठीक है, ये जब भी जहाँ भी पाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या के रूप में पाया जाता है। 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, जब भी ये पाया जाएगा ये पूर्ण संख्या के रूप में पाया जाता है।
ठीक है, अपूर्ण संख्या के रूप में ये नहीं पाया जाता है। ये आपका वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश की मैंने आपको परिभाषा बताई, इसका मान बताया, ये कौन सी राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसका मान क्या है। ठीक है, ये था वैद्युत आवेश। अभी मैंने आपको आवेश के बारे में पूरी जानकारी दी, आवेश की परिभाषा क्या है, इसका मान क्या है, ये कौन सी राशि है, इसका मात्रक क्या है। अब हम आप चर्चा करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश के प्रकार, काइंड ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके अंदर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इसे हम विद्युतमय कहते हैं। विद्युतमय कहने का मतलब ये है कि उन पर जो है कुछ आवेश आ जाते हैं। तो किन पर कौन सा आवेश आता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कांच की छड़ लिया। क्या लिया, कांच की, ये आपकी क्या है, कांच की छड़। कांच की छड़ है, दो कांच की छड़ लिया। ये देखिए, ये दो कांच की छड़ है, ये दोनों कांच की छड़ है, और इनको जो है रेशम के कपड़े, इन दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े पर रगड़ा। क्या किया, रगड़ने पर इन दोनों कांच की छड़ों को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया और रगड़ करके जब इनको एक दूसरे के समीप लटकाया गया, जब इस तरह उनको लटकाया गया कांच की छड़ों को, तब क्या आता है रिजल्ट, मैं आपको बताता हूँ। जब इनको आपस में लटकाया गया एक दूसरे के समीप, तो इनके अंदर प्रतिकर्षण, कौन सा गुण आया, प्रतिकर्षण, अर्थात ये दोनों कांच के क्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। समझिए आप, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ करके इनको एक दूसरे के समीप लटकाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। इसी तरह उन्होंने एक काम और किया, दो एवोनाइट की छड़ लिया। क्या लिया, दो एवोनाइट की छड़ लिया। ये क्या है, ये दो हैं एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़। अब इस एवोनाइट की छड़ पर उन्होंने क्या किया, रगड़ने पर, किस पर, फर। जब उन्होंने एवोनाइट की छड़ को फर पर रगड़ा और रगड़ने के बाद जब इनको फिर से लटकाया, जब इनको फिर से एक दूसरे के समीप लटकाया, तो लटकाने के बाद क्या नतीजा निकला, ये आप देख लीजिए। जब इनको फिर से लटकाया गया एक दूसरे के समीप, तो इनके अंदर फिर से प्रतिकर्षण का गुण आया, अर्थात ये दोनों फिर से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। एवोनाइट की छड़ को जब फर पर रगड़ने पर जब इनको एक दूसरे के समीप इनको लटकाया गया तो इनके अंदर प्रतिकर्षण का गुण था, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। फिर इन्होंने क्या किया, ये तो है कांच की छड़, ये क्या है, कांच है, ये भी आपका कांच है, ये आपका एवोनाइट है, ये भी आपका क्या है, एवोनाइट है। अब इन्होंने क्या किया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ के पास लाया तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, इसी तरह एवोनाइट की छड़ को जब फर पर रगड़ करके एक दूसरे के समीप लाया तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। इन्होंने क्या किया कि
इसमें कांच की एक क्षण ले लिया और इसमें से एबोनाइट की एक क्षण ले लिया और उन दोनों को एक दूसरे के समीप जब लटकाया, उन दोनों को, ये आपका जो है कांच है, कांच की क्षण है, और ये जो है आपका दूसरा, ये देख लीजिए, ये एबोनाइट है। जब इनमें से कांच की क्षण और एबोनाइट की क्षण, जब इन दोनों को पास पास जब लटकाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को क्या किए, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित किए, इनके अंदर आकर्षण का गुण आया। कहने का मतलब जब इन दोनों को जो है समीप लटकाया गया तो कांच की क्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए, और एबोनाइट की क्षण को जब समीप लटकाया गया तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए। जब कांच की क्षण और एबोनाइट की क्षण को एक दूसरे के समीप लटकाया गया, ये प्रतिकर्षण के बजाय एक दूसरे को आकर्षित किए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? विलियम गिलबर्ट ने इसके क्या निष्कर्ष निकाला? इसके अनुसार मतलब इस प्रयोग के आधार पर विलियम गिलबर्ट ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इससे क्या निष्कर्ष आया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये बात विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विलियम गिलबर्ट ने ये नहीं बताया कि वो आवेश कौन कौन से होते हैं, केवल उनके इस प्रयोग के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन से आवेश होते हैं, इसकी जानकारी फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर से प्रयोग किया। जब उन्होंने प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर पाया कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे जब हम रगड़ते हैं तो इस पर धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। इस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जो इस पर भी आपका जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी के कारण एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते थे। और जब एबोनाइट की क्षण को जो है हम फर पर रगड़ते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब हम इनमें से एक कांच को हम कांच की एक क्षण को जिस पर जो है पॉजिटिव होता है और जो एबोनाइट की क्षण होता है जिस पर नेगेटिव होता है, जब इन दोनों को पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आधार पर फिर उन्होंने बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो आवेश दो प्रकार के होते हैं, इन आवेशों को धनावेश और ऋणावेश कहते हैं। किसने बताया? विलियम गिलबर्ट ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों के जो नाम दिया वो धनावेश और ऋणावेश दिया। इस तरीके से आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश आपका होता है धनावेश, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा आपका होता है ऋणावेश, जिसको हम अंग्रेजी में निगेटिव चार्ज कहते हैं। ये आपके आवेश दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं धनावेश की। धनावेश क्या है? जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु पर आवेश की जो कमी होती है उसे धनावेश कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है उसमें आवेश की जब कमी होती है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो उससे हम ये कहते हैं कि उस पर जो है धनावेश है। तो इसकी जो परिभाषा है यही है, किसी वस्तु पर
वस्तु पर आवेश की कमी को धनावेश कहते हैं। धनावेश कहते हैं। जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे हमने आपको इसके पहले बताया था कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। अर्थात जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ का जो आवेश होता है वो रेशम के कपड़े में चला जाता है, जिसके कारण कांच की छड़ पर आवेशों की कमी हो जाती है और उस पर धनावेश आ जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं ऋणावेश की। ऋणावेश क्या है? ऋणावेश निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की जो परिभाषा है जस्ट इसका उल्टा है। धनावेश में किसी वस्तु पर आवेश की कमी होती है और ऋणावेश में किसी वस्तु पर आवेश में अधिकता होती है, जिसकी परिभाषा यही है, किसी वस्तु पर आवेश की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। अर्थात किसी चालक पर जब आवेश की अधिकता हो जाती है, उस पर आवेश आ जाते हैं, तो उसी को हम ऋणावेश कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जब एबोनाइट की छड़ को हम फर से जब रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर फर से कुछ आवेश आ जाते हैं, अर्थात एबोनाइट की छड़ पर आवेश की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उस पर ऋणावेश हो जाता है। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, आवेश के नाम क्या हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की परिभाषा क्या है, ठीक है, आवेश के प्रकार क्या है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स आप बना सकते हो। आज के लिए बस इतना। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो में या इस टॉपिक में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है या कोई कमी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हम कल के वीडियो में जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इसके आगे का टॉपिक होगा, आवेशों के बारे में होगा। आवेशों के और भी कुछ गुण है या उनके अंदर और भी क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।